बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मधु ने रिमोट उठाया और सोफे पर गिरकर टीवी ऑन किया और बगैर सर उठाए फ्रेंच फ्राइज खाने लगी। फिर उसने चेहरा ऊपर उठाकर स्क्रीन की जानिब देखा और धक से रह गई। बेइख्तियार उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। काफी देर गुजरने के बाद उसने एक आंख में जेरी बनाकर स्क्रीन की तरफ देखा और लम्हे भर में आंख वापस बंद कर ली और बंद आंखों में ही हाथ बढ़ाकर रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली और ब्लैंक स्क्रीन को बेयकीनी से देखते हुए उठ गई। नाश्ते की मेज पर मधु ने जल्दी जल्दी जूस खत्म किया और सैंडविच हाथ में उठाकर खड़ी हो गई। मधु आराम से उसकी माँ बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, और जल्दी से कहकर बाहर निकल गई। मधु अपनी मॉम के साथ रहती थी। उसके पापा इस दुनिया से जा चुके थे। कॉलेज पहुंचकर मधु अपने फ्रेंड्स के पास आ गई। अब चलो भी, तुम्हारी वजह से हम पहले ही लेट हो चुके हैं, उसके दोस्तों ने कहा और क्लास लेने चल दिए। क्लास के बाद वो लोग कैंटीन में बैठकर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने लगे। तुम लोगों ने कल की न्यूज़ देखी थी? मुझे तो इस तरह लोगों को एक दूसरे को मारते देखकर बहुत दुख हुआ, यश ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। सच में मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था वो सब देखकर, रॉजर ने उसकी तायद की। पता नहीं क्यों ये लोग बटे हुए हैं। सब इंसान हैं तो एक क्यों नहीं हो जाते, मिलकर रहें हमारी तरह। हमें देखो, मधु, मीनाक्षी, रोजर, यश, मजहब में हम सब अलग अलग होकर भी एक दूसरे के दोस्त हैं, सुधीर ने अफसुर्दा होकर कहा। कम ऑन गाइस, वैसे ही क्या कम टेंशन है जो फिर ये सब बातें कर रहे हो? मधु बोली। तुम जैसे ही लोग तो होते हैं जो खुद कुछ करते नहीं, दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते, रोजर ने कहा। छोड़ो यार, कल के मैच का बता क्या हुआ? मैं बाहर था, देखने ही ना हुआ मैच, यश बोला, और फिर उसके बाद वो मैच की बातों में मगन हो गए। भाई, मैंने तुम लोगों को एक जरूरी बात के लिए बुलाया है, रोजर ने मीनाक्षी, सुधीर और यश से कहा। 2 दिन के बाद 1 अप्रैल है और अब की बार हम मधु को फूल बनाएंगे। पिछले साल देखा था, उस अकेली ने हम सबको फूल बनाया था। अब उसकी बारी है। गुड आइडिया रॉजर, मीनाक्षी बोली, और फिर वो प्लानिंग करने लगे। फिर उन्होंने मधु को कॉल की कि अपनी मॉम से परमिशन ले लो, 2 दिन के बाद शो है और पासिस आ गए हैं, हम सब जाएंगे। मधु ने अपनी माँ से परमिशन ले ली। रोजर जब रूम में दाखिल हुआ तो उसे वहाँ का माहौल बड़ा अजीब सा लगा। एक तरफ मैजिक शो का जोकर बैठा था, मगर उसके आगे आग जली हुई थी और वो इंसानी खोपड़ी पर हाथ रख के आंखें बंद किए बैठा था। एकदम से उसने आंखें खोली तो रोजर उछल पड़ा। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत टेंट में आ गया हूँ, और वापस पलटने लगा। ठहरो, तुम इन सब से डर रहे हो? ये कुछ नहीं, मेरा जाती सामान है। तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? क्या तुम जादू करते हो? रोजर ने पूछा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ अपना काम बताओ। और फिर रोजर ने उससे अपनी फ्रेंड्स को डराने का काम तय कर लिया। गाइस, शो है किसका? रॉक कंसर्ट? मधु ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। ये तो आकर ही पता चलेगा, इट्स सरप्राइज। हाँ, इस बात की गारंटी है कि मज़ा बहुत आने वाला है, सुधीर ने आंख मारते हुए अपने दोस्तों को देखकर कहा। तो सभी मुस्कुराने लगे। मधु ने कार के शीशे में से बड़ा बड़ा मैजिक शो लिखा हुआ देखा तो मुंह बनाकर बोली, तुम लोग भी हद करते हो, दूध पीते बच्चों की तरह हरकत है तुमने। मैजिक शो देखने की उम्र है तुम्हारी? ये सरप्राइज था। शेम ऑन यू गाइस, हमने कब कहा कि ये सरप्राइज है? वो तो अभी आएगा। वो सब अंदर जाकर सीटों पर बैठ गए और शो शुरू हो गया। 1-2 आइटम के बाद वो गिर गया। मधु बोरियत से जमाइयाँ लेने लगी। फिर वो पर्दा उठाने लगी तो वहाँ जोकर नमूदार हुए और लोगों के दिल बहलाने लगे। जमाई लेती मधु का मुंह जोकर देकर खुले का खुला रह गया। खौफ की झुर्झुरियाँ उसे सर से पैर तक महसूस होने लगी। वो एकदम सीट से उठकर भागी और बाहर निकल आई। जोकर से मधु की रूह फना हो जाती थी और ये खौफ बचपन से था। उसके खिलौनों में भी कोई जोकर नहीं था। जोकर देखकर उसे एक अनजाना सा खौफ घेर लेता कि जोकर इसे मार डालेगा।
उसके चेहरे के रंगों से उसे घबराहट होती थी, क्यों ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। वो तो किसी फिल्म के सीन में भी जोकर को देखकर आंखें बंद कर लेती थी। यहाँ तो सचमुच के जोकर्स थे। उसे अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा आ रहा था, भला ऐसा मजाक भी कोई करने का है, जबकि वो सभी जानते हैं कि मैं जोकर से कितना डरती हूँ। वो रोती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मधु के फ्रेंड्स गाड़ी से कुछ दूर खड़े उसे देख रहे थे। क्यों रोजर, सरप्राइज का वक्त कब आएगा? सबने कहा। बस ये लो आ गया, रोजर बोला और सब हंसने लगे। उधर मधु की आंखें बंद थी। अचानक उसे अपनी रान पर किसी की उंगलियां रेंगती हुई महसूस हुई। वो समझी मीनाक्षी होगी, मगर फिर उसने सोचा कि कार का गेट तो खुला ही नहीं। उसने आंखें खोली तो उसकी नज़र अपनी रान पर गई। वहां एक हाथ था जिसने सफ़ेद दस्ताना पहना हुआ था। उसने चौंक कर नजरें ऊपर की तो उसकी सिटी गुम हो गई। सामने जीता जागता जोकर उसके बराबर में बैठा था। गहरे गहरे रंगों वाला, गोल नाक, गंजा सर। वो पूरा मुंह खोलकर हंसा तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बेतहाशा तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो अंधाधुंध दौड़ रही थी और पार्किंग से निकलकर उसने पीछे मुड़कर देखा, जो कि उसके पीछे आ रहा था। उसने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर देखा और बाईं तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। रास्ता नीचे की तरफ हो गया। दौड़ते दौड़ते वो एक जबरदस्त तरीके से मुंह के बल गिरी। कोई चीज थी जो उसके पैरों से टकराई। उसका मुंह मिट्टी में अट गया। उसने उठने की कोशिश की तो दूर की दर्द की एक शदीद लहर उसके पैर में दौड़ गई। मधु ने नीचे देखा, वहां जमीन पर सरिये पड़े थे। उसको दूर से कदमों की आवाज आने लगी। उसने घबराकर एक सरिया उठाया और एक तरफ अकड़ू बैठ गई। और आगे छोटी सी उसके झाड़ी थी जिससे वो कुछ हद तक छुप गई थी। जैसे ही वो जो के करीब आया तो मधु उलट हो गई। उस जोकर की पीठ उसकी तरफ थी। उसने उठकर एक भरपूर वार उसके सर पर किया। वो अपना सर पकड़कर घूमा और मधु को देखते हुए लहराकर जमीन पर ढेर हो गया। मधु धारे मार मार कर रोना शुरू हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। इतने में उसके फ्रेंड्स भी वहां पहुंच गए। मीनाक्षी ने मधु को संभाला और रोजर जमीन पर पड़े जोकर को टटोलने लगा। ओ शिट यार, वो जोर से बोला। सुदेव ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज और दिल की धड़कन चेक की। ये तो मर गया। उसका ये कहना था कि सबको सांप सूंघ गया। मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा। मैंने इसको डरकर इसके भगाने के इरादे से मारा था। मुझे क्या पता था कि ये मर जाएगा, मधु ने रोते हुए कहा। छोड़ो इस बात को, अब ये सोचो कि करना क्या है, मीनाक्षी ने होंठ चबाते हुए कहा। हमें इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना अगर किसी ने देख लिया तो हम सब लॉकअप में होंगे, यश कहने लगा। फिर उन लोगों ने वहीं गड़ा खोदा और उस मरे हुए जोकर को मिट्टी में दबा दिया। मधु की हालत काबिले रहम हो रही थी। मीनाक्षी का दिल उसे देखकर कट रहा था। इसको खुद समेत रोजर, यश और सुदेव पर गुस्सा आ रहा था। हम सब ने इंतहाई बेहुदा मजाक किया है तुम्हारे साथ। मधु प्लीज हमें माफ कर दो, उसने मधु से माफी मांगते हुए कहा। वो जोकर था कौन? उसी मैजिक शो में काम करता था। अच्छा हुआ जब मैंने उसे बात की तो उस वक्त वो अकेला था, वरना हमें लेने के देने पड़ जाते, रोजर बोला। मधु ने अपने फ्रेंड से बातचीत बंद कर दी। काफ़ी दिनों तक उन लोगों ने मधु को मनाया, माफ़ी मांगी, जब कहीं जाकर मधु ने उन्हें माफ़ किया। आहिस्ता आहिस्ता सब रूटीन लाइफ में आ गए। मधु डियर जल्दी आ जाओ, पास्ता रेडी है, मॉम ने आवाज़ देकर कहा। आई एम कमिंग मॉम। और फिर मधु आकर बैठ गई। पहला निवाला लेते ही उसने कहा, मॉम आपकी जैसा पास्ता कोई नहीं बना सकता, और जल्दी जल्दी खाने लगी। प्लेट खाली करके मधु बर्तन उठाए और अपने बिस्तर में आकर लेट गई। मधु बिस्तर पर दराज थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से चादर सड़कने लगी। फिर किसी ने नोकीली चीज से उसके पंजे में गुदगुदी की तो वो उछल पड़ी। उसकी नज़र जो अपने पैरों की तरफ गई तो वो सुन्न हो गई। वहां वही जोकर जिसे उसने मारा था मक्कारी से खड़ा हंस रहा था। फिर वो पैरों की तरफ से ही बिस्तर पर चढ़ा और घुटनों के बल चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसका दम निकलने लगा। फिर वो बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर आ गया। फिर वो उसके बिल्कुल करीब आया और अपना चेहरा उसके मुंह पर झुकाने लगा। मधु को अपना खून रगों में जमता महसूस हो रहा था। उसने आंखें सख्ती से भींच ली। जोकर की गरम गरम सांसें उसे अपने कान की तरफ महसूस हुई। फिर उसके कान में सरगोशी सुनाई दी। आई एम बैक। मधु ने जोरदार चीख मारी। उसकी आंख खुल गई। उसने भी यकीनी से चारों तरफ देखा, मगर पूरा कमरा खाली था। वो पसीने में शराबूर थी और सांस डोंकी की तरह चल रहा था। उसने साइड में रखा गिलास उठाया,
और एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर वो लेट तो गई मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई और जागते जागते सुबह हो गई। वो उठी, फिर उसने गर्म पानी का शावर लिया और तैयार होकर कॉलेज जाने लगी। मोम ने किचन से आवाज़ दी, मधु तुम्हारा ऑमलेट रेडी है बेटा। मोम, क्लास है, कॉलेज में कुछ खा लूँगी। उसने माँ को तसल्ली दी मगर खुद वो अभी तक रात के ख्वाब से डिस्टर्ब थी। क्लास में भी वो खोई खोई सी रही। ब्रेक टाइम में उसके दोस्त उसे घेर कर कैंटीन ले आए। मधु, व्हाट हैपन? रोजर ने उसे पूछा तो उसने इन सबको रात का ख्वाब बताया। कम ऑन, डोंट बी सिली, तुम इस बात पर अपसेट हो। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, रोजर ने समझाते हुए कहा। आई नो रोजर, मधु ने कहना चाहा। ओके, अब तुम्हें वो जोकर नजर आए तो कहना रोजर के ड्रीम में जाओ। और सब हंसने लगे। फिर वो लोग मधु को बहलाने लगे। मीनाक्षी कॉलेज से आकर लाउंज में बैठी थी। वहाँ उसका भतीजा कह रहा था। इतने में उसकी भांजी आकर बोली, मीनाक्षी, मैं और माँ जी बस अभी आ रहे हैं मार्केट से। तुम सुनील को अपने साथ रूम में ले जाना। ये बड़ा शरारती है, अभी अभी भी इसे सीढ़ियों से पकड़कर लाई हूँ। ओके भाभी, आप जाएं। और फिर वो सुनील को गोद में उठाकर अपने रूम में ले आई। उसे बेड पर बिठाया। मीनाक्षी ने कपड़े चेंज किए और सुनील के बराबर में लेट गई। सुनील अपने खिलौनों से खेल रहा था। आधे घंटे में उसकी भाभी मार्केट से आ गई। फिर वो सब डाइनिंग हॉल में खाना खाने लगे। खाना खाकर मीनाक्षी अपने रूम में आई और कंप्यूटर ऑन करके बैठ गई। अचानक पीछे से शोर सुनाई दिया। मीनाक्षी ने मुड़कर देखा तो बेड पर सुनील का जोकर खड़ा था, जो उछल उछल कर तालियां बजा रहा था। मीनाक्षी ने उठकर उसका बटन ऑफ किया और बेड पर फेंक दिया और दोबारा कंप्यूटर पर काम करने लगी। एक बार फिर तालियों का शोर सुनाई दिया। मीनाक्षी चौंक कर मुड़ी। जोकर हंस हंस कर उछल कर तालियां बजा रहा था। लगता है कि इसका बटन लूज हो गया है। और फिर मीनाक्षी ने जोकर को उल्टा किया और बैटरी निकालकर उसे सामने मेज पे रखी और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। अब की बार वो कुर्सी पर उछल पड़ी। तालियों की आवाज़ फिर उसका स्वागत कर रही थी। उसने लरसते हुए मुड़कर मेज की जानिब देखा। जोकर तालियां बजा रहा था और वो रुक गया और मुड़कर मीनाक्षी की जानिब देखने लगा और धम से नीचे गोद में गया। मीनाक्षी का मुंह हैरत से खुला रह गया। फिर वो चलता हुआ उसके पास आया और उछलकर मीनाक्षी की रान पर आया तो वो वहीं कुर्सी पर जमकर रह गई, जो कि भयानक अंदाज में कह कहे जोकर लगा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मीनाक्षी ने खौफ से कांपते हुए कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुमने तो मुझे नहीं मारा, जोकर ने मकारी से सोचने के अंदाज में कहा और पल भर में उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। मगर जुर्म में तो तुम भी बराबर की शरीक थी, तुम सब मरोगे। उसने अपने नाखून मीनाक्षी के कंधे में खोंपे। एक जोर की सिसकारी मीनाक्षी के मुंह से निकली। फिर वो नन्हा सा जोकर मीनाक्षी के गले पर सड़ गया और वो दोनों हाथ से उसका गला दबाने लगा। मीनाक्षी का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई। उस नन्हे से खिलौने में इतनी जान थी कि मीनाक्षी के पूरा जोर लगाने पर भी वो उसकी हाथ ना हटा सकी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और गर्दन एक जानब ढलक गई। मीनाक्षी की माँ उसके कमरे में आई। मीनाक्षी को बेतरतीब हालत में देखकर ठटक गई। फिर तो पूरे घर में कोहराम बर्पा हो गया। मीनाक्षी के फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया गया। सब अफसुर्दा थे मगर मधु शाक थी। उसका जहन फिर से अपने ख्वाब की जानिब गया। उसका दिल अनजाने से खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रोजर और सुदेर से कहा मगर उन्होंने उसका वहम कहकर बात खत्म कर दी। चलो मधु, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, सुदेर ने मधु से कहा। गाड़ी में मधु गहरी सोच में गर्क थी। सुदेर ने उसे देखकर कहा, मधु, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। मरने के बाद भला कोई वापस कैसे आ सकता है? सुदेर, मुझे नहीं पता कि ये मेरा वहम है या कोई भयानक हकीकत, लेकिन कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है, जिसकी गवाही मेरा दिल दे रहा है। तुम चाहे ना मानो मगर देखना एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम भी मेरी बात की तायद करोगे, मधु ने कहा और चुप हो गई। सुदेर ने कुछ कहना चाहा मगर मधु का घर आ गया तो मधु ने बाय कहा और गाड़ी से उतर गई। सुदेर ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रोजर जिम में अपनी कज़न के साथ दाखिल हुआ। उसे एक्सरसाइज करना छोड़कर आगे बढ़ गया। उसे सवाना हाथ लेना था। वो चलता जा रहा था। कॉरिडोर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने रुककर पीछे देखा मगर कॉरिडोर खाली था। रोजर ने शाने झुकाए और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ने लगा। फिर वो अजियतनाक हद तक बढ़ने लगा। रोजर ने घबराकर दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो लॉक था।
रोजर को अपनी खाल बदन से उतरती महसूस हो रही थी। हेल्प, एनीबडी हेल्प। रोजर चीखें मारकर दरवाज़ा पीट रहा था। क्यों भाई, हमसे मुलाकात नहीं करोगे? तुम तो हमें ड्रीम में इनवाइट कर रहे थे, हम तो जागते में चले आए। रोजर ने आंखें फाड़ कर देखा क्योंकि स्टीम फुल भर चुकी थी। कमरे में गौर से देखने पर ही वो जोकर सामने आया। तुम तो मर गए थे, रोजर के मुंह से बामुश्किल निकला। तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूँ? जोकर ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा। रोजर की खाल उसके जिस्म से अलग होने लगी। वो दर्द से चिल्ला रहा था मगर किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। क्यों, मौत की अजियत कैसी महसूस हो रही है? जोकर ने सीने पर हाथ बांधकर मजाहिया अंदाज में कहा। देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रोजर गिड़गिड़ाया। छोड़ दूँ तो मैंने पकड़ा कब है? रोजर चीखे मारता रहा मगर किसी को कुछ सुनाई न दिया। जब लोगों को मालूम हुआ, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोजर की लाश, उसे लाश कहना गलत था, लोगों का खौफ से दम निकल रहा था। उसे देखकर एक हादसा करार दिया गया। जिम वालों पर केस फाइल हो गया मगर मधु और सुदेर दोनों खामोश थे। मधु ने खौफजदा अंदाज से सुदेश की जानिब देखा जो कि किसी सोच में गुम था। सुदेर, आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे? माँ ने पूछा। नहीं माँ, आज क्लास नहीं थी इसलिए आज नहीं जा रहा। तो ठीक है, आज तुम्हारे पिता को जाना था, अब तुम ज़रा छत का काम देख लेना, माँ ने कहा। जी अच्छा माँ, सुदेर ने कहा और कमरे से निकलकर ऊपर जाने लगा। ऊपर की मंजिल पर कमरे बनाए जा रहे थे, मजदूर अपना काम कर रहे थे। सुदेर एक तरफ कुर्सी डालकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। 1:30 के वक्त मजदूर खाना खाने चले गए। सुदेर भी उठकर नीचे जाने लगा कि तभी उसे खटखट की आवाज़ आई। उसने सामने देखा तो एक मजदूर अकेला सरियों के बीच में हथौड़ा लेकर पीट रहा था। क्यों साहिब, आप नहीं गए खाना खाने? सुदेर ने उसे मुखातिब किया। वो मजदूर सर झुकाए हथौड़ा चलाए जा रहा था। सुदेर उसके करीब गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो मजदूर पलटा और हथौड़े का वार सुदेर के मुंह पर किया। सुदेर का जबड़ा टूट गया, वो ज़मीन पर जा गिरा। सुदेर ने ऊपर उठकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट गई। मजदूर की जगह वही जोकर खड़ा था जिसे मधु ने मारा था। सुदेर के दिमाग में मधु के अल्फाज गूंजने लगे। तुम मानो या ना मानो सुदेर, एक वक्त आएगा जब तुम मेरी बात की तायद करोगे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो घिसट कर आगे बढ़ना चाह रहा था मगर घिसट भी नहीं पा रहा था। खौफनाक रंगों से सजे चेहरे के साथ वो जोकर सुदेर के करीब आया और मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर बोला, दर्द दर्द हो रहा है तुम्हें? और सुदेर के टूटे हुए जबड़े पर हाथ फेरने लगा तो उसके दर्द में मज़ीद इजाफा हो गया। मुझे तो कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ था, बस एक धमाका हुआ था सर पर और बस। जोकर नाच नाच कर बातें करने लगा। चलो मैं तुम्हें भी दर्द से निजात दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये बोलकर जोकर ने सुदेर को दोनों हाथों पर फिजा में बुलंद किया और सामने खड़े सुरैयों की जानिब उछाल दिया। सुदेर सुरैयों पर गिरा और सुरैये उसके जिस्म के आर पार हो गए। सुदेर चल लम्हे फड़का ठंडा हो गया। उसकी पथराई निगाहें आखिरी वक्त तक उसी जोकर पर थी। मधु को सुदेर की मौत की इत्तला मिली तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मीनाक्षी, रोजर, सुदेर, अब मेरी बारी है, ये कहकर मधु धारे मारने लगी। उसकी माँ भागती हुई आई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, हिम्मत करो, भगवान की यही मर्जी थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा फीलिंग्स मगर हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, आप समझ नहीं रही, बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, मधु रोते हुए बोली। तो क्या बात है बेटा? माँ ने पूछा तो मधु ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मधु की माँ सकते में आ गई। ओ नो, ये तुमने क्या कर दिया? मर्डर? और इतनी बड़ी बात तुम अब बता रही हो? माँ गुस्सा करने लगी। अब हो गई ना गलती माँ, अब मैं क्या करूँ? मधु ने रोते हुए कहा। बेटा रो नहीं, दरअसल तुमने इस बात का ज़्यादा असर ले लिया है कि तुमने अपनी दोस्तों की मौत को भी उससे जोड़ दिया। तुम्हें चैन की ज़रूरत है। हम कल ही तुम्हारी आंटी के पास चलते हैं, कुछ दिन वहाँ रहोगी तो सब भूल जाओगी, ओके? उन्होंने मधु को प्यार से लिपटाते हुए कहा तो मधु मुस्कुराने लगी। जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो मधु ने सुकून का सांस लिया। दूसरे शहर पहुंचकर मधु की जान में जान आई। पिछले दिनों वो बहुत ज़्यादा परेशान और खौफजदा रही थी, ऊपर से उसके बेस्ट फ्रेंड्स की जुदाई। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एयरपोर्ट पर आंटी रोजी ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। उनके शोहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे जबकि वो अपने छोटे से बेटे माइकल के साथ रहती थी। मधु ने माइकल को गोद में उठाया और चल दी।
आंटी रोजी और उसकी माँ पीछे आ रही थी। मधु सब भूलकर जिंदगी में गुम हो गई। दिन आराम से कटने लगे। सुबह के वक्त मधु ने जूस पीकर ग्लास खाली करके टेबल पर रखा और बर्तन उठाने लगी। मधु, आंटी रोजी की आवाज़ सुनाई दी। जी आंटी, मधु बोली। आंटी किचन से निकलकर आई तो उनके हाथ में गत्ते का डब्बा था। बेटा, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो ये बॉक्स स्टोर रूम में रख दो, आंटी ने कहा। आंटी जहमत कैसी लाएं? और फिर मधु ने बॉक्स लिया। बॉक्स को एक साइड पर रखकर मधु जैसे ही पलटी, धप से कोई चीज़ उसके सामने गिरी। मधु की एकदम चीख निकल गई। वो उलझी हुई कोई सामान है। उसने ज़मीन पर गिरी चीज़ को उठाया तो उसकी सिटी गुम हो गई। वो कुछ और नहीं बल्कि जोकर था। मधु ने उसे ज़ोर से उछालकर दूर फेंका और भागकर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करके पुछ से टेक लगाकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसे लग रहा था कि उसका दिल हलक से उछलकर बाहर निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने रूम में आई। थोड़ी देर के बाद माइकल मधु को अपने साथ खेलने के लिए बुलाने आया तो मधु ने न चाहते हुए भी उसके साथ चल दी, क्योंकि वो बड़ी मासूमियत से उसे कह रहा था। लान में खेलने के बाद वो लोग झूले में बैठे। मधु जैसे ही झूले में बैठी उसे अपने नीचे कुछ चीज़ महसूस हुई। उसने खींच के निकाल कर देखा तो वो सुन्न हो गई। ये वही जोकर था जो नीचे स्टोर रूम में था। ये यहाँ कैसे आया? ये सवाल शिद्दत से मधु के जहन में गूंजने लगा। उसने जोकर दूर उछालकर फेंका और अंदर चली गई। रात खाने की टेबल पर मधु खामोश थी। क्यों मधु, डिनर पसंद नहीं आ रहा बेटा? तुम्हारा फेवरेट बनाया है, आंटी रोजी ने कहा। नहीं आंटी, डिनर बहुत लजीज है। दरअसल मैंने और माइकल ने शाम में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, मधु ने कहा और छुरी से काटने लगी। मित्रास का जहन जोकर की तरफ ही था। आंख खुलने पर मधु को हलक में कांटे पड़ते महसूस हो रहे थे। उसने उठकर साइड से गिलास उठाया मगर वो बिल्कुल खाली था। वो झुंझलाती हुई उठी और किचन में फ्रिज खोलकर बोतल निकाली। फिर गिलास में पानी भरकर पीने लगी। पानी का गिलास अभी भी उसके होंठों से लगा था। पानी उसके हलक से नीचे उतर रहा था और वो फ्रिज के ऊपर देखने लगी। एकदम गिलास उसके हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गया। फ्रिज के ऊपर वही जोकर बैठा हुआ था और उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थी। मधु ने जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज़ सुनकर आंटी रोजी और मॉम दोनों आ गई। किचन में मधु नीचे एक कोने में सिमटी बैठी हुई थी। वो कांप रही थी और आंखें बंद थी। क्या हुआ मधु? माँ ने मधु को लिपटाते हुए कहा। वो वहाँ, मधु ने उंगली फ्रिज की तरफ करते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वहाँ कुछ नहीं बेटा, आंटी ने कहा। मॉम, जोकर, फ्रिज, मधु के मुंह से अल्फाज यही निकल रहे थे। बेटा कुछ भी तो नहीं है फ्रिज पर, माँ ने कहा तो मधु ने डरते डरते आंखें खोली। फ्रिज बिल्कुल खाली था। बेटा पुरानी बातों और जादू को इग्नोर करने की कोशिश करो। और इसे उठाकर उसके रूम में ले आई और बेड पर लिटाकर जाने लगी तो मधु ने जल्दी से उनका हाथ थामा। माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। मधु बेटा, अपने डर का मुकाबला तुम्हें खुद करना है, माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मॉम बस आज आखिरी बार आप मेरे साथ सो जाएं, फिर मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगी, मधु ने बेचारगी से अपनी माँ की जानिब आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा तो माँ को मधु पर उस वक्त बेइंतहा तरस आया। ओके माई चाइल्ड, एज यू विश। फिर माँ मधु के बराबर में लेट गई। उन्हें फिक्र थी कि मधु इस खौफ से कैसे बाहर आएगी। फिर उन्होंने देखा कि मधु सो गई है तो वो आयशा से उठी और अपने रूम में आ गई। जब मधु सुबह उठेगी तो उसे बताऊंगी कि तुम बेकार में डर रही थी। रात भर बिल्कुल अकेली सोई थी तुम, और मुस्कुराकर सोने लगी। अगर वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मधु की आंख खुली। एक झटके से वो उठी। उसने करवट लेकर माँ को देखना चाहा मगर वो सुन्न हो गई, क्योंकि बराबर वाले तकिए पर माँ के बजाय जोकर लेटा हंस रहा था। मधु को करंट सा लगा। वो उछलकर बिस्तर से नीचे कूदी। उसने भागना चाहा तो जोकर ने पीछे से उसकी टी शर्ट पकड़ी। उसने जोर लगाया तो टी शर्ट चिर चिर करके फटती चली गई। मधु ने उसकी परवाह न की और भागती चली गई। कमरे से निकलकर उसे सामने सीढ़ियां नजर आई। वो बेसाख्ता उस पर चढ़ गई। सीढ़ियां छत पर जाकर खत्म हो गई। छत पर पहुंचकर मधु इधर उधर देखने लगी। सामने उसे पानी की बड़ी टंकी नजर आई तो फौरन झुककर उसके नीचे घुसकर अकड़ू बैठ गई। वहां गुप्त अंधेरा था। चंद लम्हे बाद उसको अपने सांसों के अलावा भी आवाज सुनाई दी।
उसने अपनी सांस रोकी मगर आवाज़ फिर भी आ रही थी। उसका दम निकलने लगा। वो एकदम उठी तो एक धमाका हुआ। उसकी आंखों के गिर्द तारे नाचने लगे। फिर अंधेरा छा गया। वो भूल गई थी कि वो टैंकी के नीचे है और बेदहानी में उसका सर जोर से टकराया। वो अपने सर पकड़े टैंकी के नीचे घुटनों के बल चलती हुई निकली तो किसी ने कसकर उसके बाल पकड़े। उसकी चीख निकली और फिर वो घसीटती घसीटती छत के कोने पर आकर रुकी। जोकर खौफनाक अंदाज से उसके सामने खड़ा था। फिर उसका दहाना खुला और वो बोला, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे। मधु के सीने पर अपना पंजा रखकर उसे पीछे धकेल दिया। मधु चीखती हुई नीचे गिरती चली गई। फिर धपकी आवाज़ के साथ स्विमिंग पूल के किनारे पक्के फर्श पर पीछे को गिरी। उसके जिस्म के नीचे खून का तालाब बहने लगा। जोकर लम्हे भर छत से गायब होकर नीचे आन मौजूद था। मधु का खून आसपास फैलकर स्विमिंग पूल में गिरने लगा। स्विमिंग पूल का पानी सुर्ख होने लगा। मधु झटके ले लेकर तड़प रही थी। वो जोकर उसके पास आया और अकड़ू बैठकर रोने लगा। फिर एकदम कहकहे लगाने लगा। फिर उसने अपने सफ़ेद दस्ताने के हाथ घुमाए तो एक हाथ के अंगूठे पर आग का शोला जल उठा। उसने तड़पती मधु के कान के पास मुंह ले जाकर सरगोशी से कहा, गुड बाय मधु। और मधु की फटी हुई टी शर्ट में आग भड़क उठी। वो जिंदा थी मगर मज़ाहमत भी ना कर सकी और जिंदा जलते जलते अजियतनाक मौत का शिकार बन गई। उन सब में मधु का कोई कसूर ना था मगर उसके दोस्तों के एक मजाक की वजह से उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े खौफ ने हकीकत का रूप लेकर उसकी जान ले ली थी। और यूं उसका खौफ सच साबित हो गया कि जोकर उसे मार देगा।